देखिए अब मैं आपको 32 से करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो के पार्ट में करवा दिए, ठीक है। और मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा बता सकूँ और जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि जल के विद्युत अपघटन को दर्शाने वाले चित्र में एक्स और वाई की सही गैस का नाम बताइए। देखिए देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो एनोड होती है ना, उसमें ऑक्सीजन और कैथोड में हाइड्रोजन जो है स्टोर होती है, ठीक है। तो देखो ये जितना ज़रा खाली है ना, उसमें हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा है और हाइड्रोजन डबल होती है ऑक्सीजन के मुकाबले, ठीक है। तो ये जितना खाली है ना वो गैस है। अगर पूछेगा किस में गैस ज़्यादा है तो हाइड्रोजन में ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? ए। समझ में आ गया? एनोड का याद रखना और कैथोड का भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट है 33 में बोला गया है, तो ये इंग्लिश में भी वही था कि केमिकल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपको एनोड और कैथोड के बारे में बताना था। 33 में देखिए, 33 में कह रहा है पानी के विद्युत अपघटन के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। मतलब पानी, देखो पानी जो वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये कह रहा है कौन सी बात सही लिखी हुई है। ये कह रहा है एनोड में ऑक्सीजन आएगी। देखो मैंने अभी आपको बताया एनोड में ऑक्सीजन आती है, ये आपको पता होना चाहिए। कैथोड में हाइड्रोजन आएगी, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ये कह रहा है कैथोड में ऑक्सीजन गैस, ये गलत हो गया। एनोड में हाइड्रोजन गैस, ये उल्टा बोल दिया। ये कह रहा है एकत्र हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन से अधिक होती है। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो हाइड्रोजन की मात्रा होती है ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर क्या आ गया? ए, ठीक है, ए आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 34 पर ये कह रहा है कि MgO के विलयन में कुछ बूंदें एसिड की मिलाई जाती हैं, ठीक है ना। अब समझ लेना इसको। और एक प्राप्त आंकड़ों के आधार पर एक ग्राफ खींचा गया और इस ग्राफ के अनुसार विलयन कब सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा, मतलब कब सबसे एसिडिक हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे हम उसमें और एसिड डालेंगे तो वो और एसिडिक होता जाएगा, है ना। तो ये कह रहा है कि यहाँ बोला गया है कि सबसे अधिक अम्लीय, देखो ये पी स्केल है, ठीक है। तो देखो अगर हम 7 से ऊपर जाएंगे तो बेस होगा, 7 से नीचे जाएंगे तो एसिडिक होगा। तो हम 8 बूंदे डालेंगे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है। देखो 8 की वैल्यू और नीचे होता जा रहा है ना, तो 8 डालेंगे तो एसिडिक, जितना ज़्यादा 7 से नीचे जाएगा ना उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? डी। तो ये तो सेम ही हो गया, मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, तो चैप्टर नंबर 2 में आपके बहुत सारे सोल्ट हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, बेकिंग सोडा है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं, है ना। तो और पेरिस प्लास्टर है। तो वो सारे के सारे के नेम याद कर लो। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिखा है ना, मैं इसको बोल रहा हूँ ना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये मैं इसका केमिकल नेम बोल रहा हूँ। जब आपसे केमिकल नेम बोलेगा तो आपको बताना पड़ेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब आपसे बोलेगा इसका साधारण नाम क्या है, साधारण मतलब हम आम बोलचाल में इसका क्या नाम लेते हैं, तो हम इसका आम बोलचाल में इसका जो हम नाम लेते हैं ना, आम बोलचाल में इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का को आम बोलचाल भाषा में क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, चूने का क्लोराइड, सामान्य नमक, ये दोनों। तो मैं आपको बता दूं इसका ये नहीं है, इसको चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? डी। ब्लीचिंग पाउडर भी आम लैंग्वेज में बोलते हैं, चूने का क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमन नेम इसका क्या है? ब्लीचिंग पाउडर एंड क्लोराइड ऑफ लाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ऐसे आपसे खाने का सोडा, ठीक है, जो हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं, खाने का सोडा भी जनरल नेम है, बेकिंग पाउडर भी है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन बोलेगा तो आपका वो केमिकल नेम हो जाएगा। इस तरीके से आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए 36 पर आ जाइए। ये कह रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आपसे बोल रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ना एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड है। मैंने अभी आपको एक वीडियो में बताया था ना क्षार के बारे में, क्षार क्या है, क्षारक क्या है ना। तो ऐसे एल्कली बताया था ना, जो पानी में घुल जाते हैं, जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, उसे एल्कली कहते हैं, है ना। तो अब ऐसे बोल रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड बिकॉज एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड कहते किसे हैं बच्चों, तो उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर जाए। ठीक है, सुन रहे मेरी बात। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका सी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे 36 है ना, तो 36 के बाद अचानक 38 आ गए, तो ये मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, 37 है ये। ठीक है, अब 37 में ये बोल रहा है कि आपको ना यहाँ पे करेक्टली मैचिंग करनी है। ठीक है, तो देखो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है ना। देखो सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल होते हैं जिन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सुन रहे मेरी बात, इन्हें हम ईजिली चाकू से काट सकते हैं। और गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, सबसे कम अभिक्रियाशील होता है जो गोल्ड होता है। और जो मरकरी होता है ना, उसे हम रूम टेम्परेचर पर पानी में रूम टेम्परेचर में लिक्विड में पाया जाता है। वो क्या पाया जाता है, लिक्विड में, मतलब द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखो जो मरकरी है ना वो एक मेटल है। अगर आपसे बोलेगा कि एक नॉन मेटल का नाम बताओ जो लिक्विड में होता है, मतलब नॉन मेटल अधातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में होता है, तो जो अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है उसको बोला जाता है ब्रोमीन। ठीक है, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। और देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरा मकसद केवल आपको ये करवाना नहीं, मैं इसलिए रात को इतनी वीडियो नहीं बना रहा, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि थोड़ी बहुत मेरे तरफ से हेल्प हो जाए और आप किस तरीके से तैयारी करने आप करें। क्योंकि खाली इस पर डिपेंड मत रहना, एनसीईआरटी से अच्छे से करें, बहुत अच्छा स्कोर करेगा, सारा एनसीईआरटी से आएगा। इधर उधर चीज़ों में पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़ होगे। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ठीक है, और ये एनसीईआरटी के बेस पर ही मैं आपको इसमें से बहुत सी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एक होता है मैलेबिलिटी, पता है बच्चों, मैलेबिलिटी को हिंदी में आघातवर्धे कहते हैं। ये धातु का गुण होता है, आघातवर्धे पूरा नहीं लिख रहा, बता रहा हूँ। ठीक है, तो आघातवर्धे जो होता है ना, वो इसका मतलब होता है कि हम मैटर को पीट पीट के पतली शीट बना देते हैं। ठीक है, और मैलेबिलिटी समझ में आ गया, जिसकी पतली पतली शीट बनाते हैं आघातवर्धे कहते हैं। और एक होता है डक्टिलिटी, जिसकी हम पतली पतली तार बना देते हैं। ठीक है, क्या बना देते हैं, पतली पतली तार। ठीक है, तो वो उसका जो गुण है ना वो डक्टिलिटी कहलाता है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी मैंने असेसमेंट भी इस पर बनाया था, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, थोड़ा उसको भी आप देख लेना। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। ऐसे सोडियम है ना, सोडियम उसको मिट्टी के तेल में रखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर हो गया, मैंने बता दिया आपको अच्छे से। और जब लोहे पर जंग लगता है तो वो ब्राउनिश हो जाता है। ठीक है, कौन सा, तो ब्राउनिश, यहाँ बोल रहा है कि ब्लैक हो जाता है, तो ये ब्लैक नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। 37 का आंसर कितना था, डी। अब 38 पर आ जाइए। तो उसके बाद हमारा है ये जो वॉशिंग सोडा है ना, इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखिए ये भी सोल्ट से आया ना, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये है Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये इसका बी आंसर है। ओके, उसके बाद 39 पर आ जाइए। 39 का जो है ना आंसर वो है बी। ये कह रहा है कि ये आप पिक्चर देख रहे हैं, यह विलयन अत्यधिक ज्वलनशील है, ये विलयन अत्यधिक संक्षारक प्रवृत्ति का है, इसलिए बहुत हानिकारक है। तो इसने बोला ये क्या मीनिंग है इसका, तो इसका बी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है, इसलिए हार्मफुल है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी बहुत बार आया, तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है, ये इसमें ज़्यादा कुछ कहने वाली बात नहीं है। अब 40 कह रहा है कि आमतौर पर एक चेतावनी वाला स्टिकर अम्ल और क्षारक के कंटेनर पर चिपकाया जाता है, तो ये वही सेम आ गया वो तो। ठीक है, तो सेम ही हो गया। ठीक है, तो सेम आ गया इसका। तो उसके बाद अब ये है असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको देखते हैं क्या कह रहा है। पहला ये कह रहा है कि
जो कॉपर सल्फेट है ना, देखो ध्यान सुनो, ऑन हीटिंग कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्ट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू वाइट। ठीक है, जब हम कॉपर सल्फेट को सॉल्ट को गर्म करते हैं तो ब्लू से वाइट हो जाता है, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, ये आपको एक्टिविटी सारी देखनी पड़ेंगी। और कॉपर सल्फेट लॉसेस वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऑन हीटिंग। ये कह रहे जब कॉपर सल्फेट को हम गर्म करते हैं ना तो उसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ठीक। तो रीज़न भी इसलिए तो उसका कलर वाइट हुआ। तो ए भी सही है, आर भी सही है, तो इसका ए आंसर हो गया। सबसे पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, पहले देखा करो दोनों ट्रू है फॉल्स है, उसके बाद चेक किया करो। अब आ गया ये कह रहे हैं मोमबत्ती का जलना रासायनिक में भौतिक परिवर्तन दर्शाता है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, जो मोमबत्ती का जो जलना है वो फिजिकल और केमिकल दोनों है। ये कह रहे हैं एक रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, गलत। जो केमिकल चेंज होता है ना उसमें नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, तो ये दूसरा आर गलत दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, देखो एक बात सुनो, जब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा इसमें दोनों के दोनों फॉल्स हों। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर। ये कह रहा है जाइलम एंड जो फ्लोएम है वो वास्कुलर टिश्यू इम्प्लांट होते हैं, बिल्कुल ठीक। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन वाटर मिनरल और फूड को जो है पौधे में अलग अलग पहुँचाते हैं, तभी तो उन्हें वास्कुलर कहते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। तो आपको थोड़ा और बता दूं कि जो जाइलम होता है ना वो पौधे के अलग अलग भागों तक पानी को लेके जाता है, और जो फ्लोएम होता है, ठीक है, वो किसको लेके जाता है, फूड को। जाइलम जो है वाटर को मिनरल को लेके जाता है, फूड को जो है वो कौन लेके जाता है, फ्लोएम लेके जाता है। एक बात और सुन लो, जाइलम हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जबकि जो फ्लोएम होता है ना वो नीचे भी जाता है ऊपर भी जाता है। ठीक है, 43 के बाद आ जाइए 44 पर। 44 में बोला गया है कि स्काई अपीयर डार्क टू पैसेंजर फ्लाई एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड। ये कह रहा है स्काई जो है ना वो काला दिखाई देता है, ठीक है, जब बहुत हाई एल्टीट्यूड पे होता है। ये कह रहा है रीज़न क्या है कि स्कैटरिंग लाइट इज़ नॉट प्रोमिनेंट एट हाई एल्टीट्यूड। ये कह रहा है हाई एल्टीट्यूड पे ना जो है ना वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाती, बिल्कुल ठीक। देखो जब लाइट फैलेगी नहीं तो आकाश काला दिखाई देगा, रीज़न सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और दोनों भी ट्रू थे, इसका ये नहीं है। उसके बाद आ जाइए 45 पर। ये कह रहा है आध्यात्मिक, ये कह रहा है कि नॉन मेटल ऑक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड। ये कह रहा है जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ना वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। देखो मेरी बात सुनो, आपको पता है ना ब्लू से अगर रेड हो जाए तो वो एसिडिक होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो है अगर ब्लू को रेड कर रहे हैं तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, एसिडिक नेचर के हैं। सुन रहे हो, ये अम्लीय होते हैं। तो अब नीचे लिखा है ना कि नॉन मेटल जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर 45 का क्योंकि ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में सामान्य रक्तचाप होता है तो कितना होता है, इंग्लिश में द नॉर्मल बॉडी प्रेशर इन ह्यूमन इज कितना होता है, 120 पर 80। ठीक है, आगे देखिए। अब ये कह रहा है 47 में कह रहा है रंध्र के माध्यम से पानी के ह्रास की पूर्ति होती है। द वाटर लॉसेस थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय। ठीक है, मतलब जो पानी कम हो गया था अब उसको रिप्लेस जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ। ठीक है, पत्ती में जाइलम वाहिकाओं के जल से ऐसा होता है पूरा। और देखिए अब हम 48 देखते हैं। 48 में हमें फिगर दे रखी है, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ लिखा है कि जो फुफ्फुस धमनी है ना, ये कह रहा है जो फुफ्फुस धमनी है वो शरीर में ऑक्सीजन वाला रुधिर लेकर जाती है। ठीक है, तो नहीं, वो बिना ऑक्सीजन वाला खून लेकर जाती है, तो ये गलत है। ये कह रहा है बाया जो निलय है ना वो ऑक्सीजन रुधिर रखता है, बिल्कुल सही। देखो ऊपर अलिंद होता है, ये नीचे नीले होता है। ठीक है, और ये कह रहा है, अब देखो यहाँ पर ना दाया अलिंद लिख दिया, ठीक है, दाया मतलब राइट, तो ये बिना ऑक्सीजन वाला लेके जाता है। यहाँ पर तो सही है हिंदी मीडियम में,
ठीक है, ये दूसरा और तीसरा यहाँ पे ठीक है। ओके, अब जबकि इंग्लिश में क्या करा, इसने यहाँ पर दाया है ना, दाया को बोलते हैं राइट, इंग्लिश में क्या कहते हैं लेफ्ट लिख दिया। और लेफ्ट एट्रियम जो है वो बिना, लेफ्ट जो है वो ऑक्सीजन वाला खून लेके जाता है, सही है। तो इस हिसाब से ना हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में अलग कर दिया गया है। और जब हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में अलग कर दिया गया, तो इसलिए अगर किसी बच्चे ने कुछ भी अवॉर्ड किया ना, तो उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसका जो है बी था। ठीक है, अगर हम हिंदी के हिसाब से देखते हैं तो ठीक है बी। और इंग्लिश के हिसाब से तो यहाँ सारे गलत हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें फुल मार्क्स मिलने थे। अब 49 देखिए, तो 49 में जो है यहाँ पर तो जो है ना बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, तो इससे इसका आंसर जो है वो बी, ये नहीं है। ओके, अब 50 पर आ जाइए। ठीक है, देखिए 50 में यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि निर्वात में प्रकाश की गति इतनी है, ठीक है, और उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। अपवर्तनांक पूछ रहा है बच्चों, और प्रकाश की चाल इतनी दे रखी है। तो ये याद रखना बच्चों कि हमसे पूछा गया द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम दे रखी है। ठीक है, वैक्यूम की स्पीड दे रखी है, और इसने बोला है कि हमें एब्सलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से आप जरूर कर लीजिएगा। और क्योंकि इसके जैसे मान लो कभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे देगा आपसे, जो है ना ये इस जो भी मीडियम है उसकी स्पीड की लाइट पूछ लेगा। तो इसमें क्या होता है, वैक्यूम ऊपर लिखा जाता है और जिसकी बात करें उसे नीचे लिखा जाता है, फिर डिवाइड कर दोगे तो एब्सोल्यूट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने ऊपर लिखा 3 × 10⁸ अपन में 1 × 10⁸, तो ये पूरा कट गया तो 3 आ गया। ठीक है, और अगर आपको मान लो यहाँ पर जो है आपको 3 ये दे देता और आपको बोल देता कि आप जो है एब्सोल्यूट वैल्यू को 3 दे रखे, तो 3 से डिवाइड कर देते तो 1 × 10⁸, तो मीडियम की स्पीड निकल आती। तो याद रखना जब भी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा ना, और आपको वैक्यूम की तो पता ही होगी, तो वैक्यूम से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब आगे देखो, उसके बाद क्या रहा है कि एक वस्तु को जो है ना, देखिए ये 50 था ना, तो ये 51 है। ठीक है, तो ये कह रहा है एक वस्तु को हमने 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, और टोटल फोकस लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है। हिंदी में कह रहा है कि फोकस दूरी 20 है और जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। तो देखो आपको थोड़ा दिमाग से करना पड़ेगा, फिगर बनानी पड़ेगी। तो जैसे हमने ये करा, तो ये एफ है और ये सी है। ठीक है, तो इससे बोला फोकस दूरी 20 है, तो फोकस दूरी 20 है, ये है ना 20। ठीक है, ये क्या है 20, और वस्तु जो 25 है, तो यानी कि 20 से आगे रखी है। और आपके दिमाग में होना चाहिए जब सी और एफ के बीच में रखते हैं तो जो इमेज बनती है वो सी से परे बनेगी। ठीक है, जब सी और एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज सी से परे बनेगी, सी पे रखेंगे तो सी पे बनेगी, और सी से परे रखेंगे तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी। ये आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आप 51 पर आ जाइए। 51 में इस 51 सॉरी ये 52 है ना, तो 52 में आपसे इसने बोला है कि इसमें कौन सा जो है वो ठीक है। ठीक है, तो इसका जो है ए आंसर है। ठीक है, के का है आई, मतलब सैलरी एमएलएस जो है, ठीक है, वो क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द स्टार्च टू शुगर, है ना। और जो पेप्सिन है वो क्या करता है, वो ब्रेकिंग डाउन ऑफ द प्रोटीन। और लाइपेस क्या करता है। ठीक है, तो देख लो इस तरीके का क्वेश्चन है, तो अब एग्जाम में थोड़े से और जो दे रखे हैं ना उनमें से बना के दे देगा, या यही देगा आपको उल्टा सीधा लिख के दे देगा। ठीक है, जो लाइपेस है वो क्या करता है, फैट को तोड़ता है। ठीक है, उसकी बड़ी बड़ी गोली होती है, छोटी बनाता है। और पेट के अंदर एससीएल होता है और म्यूकस होता है ना, बताया था ना मैंने आपको। तो इसका ए आंसर हो जाएगा 52 का। उसके बाद 53 पर आ जाइए। ये क्या है, ड्यूरिंग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज द फर्स्ट ब्रेक इन टू। ये कह रहा है जो एरोबिक और जो एनारोबिक है ना, तो उसमें
ड्यूरिंग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज फर्स्ट ब्रेक। सबसे पहले ग्लूकोज किस में टूटता है? तो मैंने आपको बोला था ना बुक के अंदर इस तरीके की टेबल बनी हुई है जिसमें आपको तीनों चीज़ें बता रखी है। एक एरोबिक हो तो दो अनएरोबिक होते हैं, जिसमें एक लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है और एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एक ऑक्सीजन की कमी होता है और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है। तो सबसे पहले पायरुवेट होता है। क्या होता है? पायरुवेट। ठीक है, आप देखोगे ना जब इस तरीके से बना हुआ, तो यहाँ पर आप देखोगे पायरुवेट होगा किस तरीके से कितने मॉलिक्यूल में डिवाइड हुआ, आप देख लेना उसको। ठीक है, अब आ जाइए 54 पर। 54 पर आ जाइए। ये कह रहा है कि दिए गए आरेख में अपवर्तन कोण क्या है। ठीक है, अभी कह रहा है कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द गिवन। देखो आप ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा 60 है ना, पूरा का पूरा क्या है 60। तो और मैंने आपको बताया था कि अगर ये प्लेन है तो ये इस तरीके से आती है तो इसे इंसिडेंट बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं इसको। और ये जा रही है तो इसे रिफ्लेक्टेड कहते हैं। और इसके बीच में जो होता है अविलंब होता है, मतलब नॉर्मल होता है। ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड और ये नॉर्मल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो आई, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है आर। आई हमेशा आर के बराबर होता है। आई मैंने आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया था। तो अब इसने क्या करा, इसने इस पूरे का टोटल दे दिया 60। तो हमें तो पता है ना आई बराबर आर किया, तो दोनों आधा आधा बांट लेंगे तो 30 आ गया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इस वाले पेपर में प्री बोर्ड में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दिया ना इसका, आप में रिफ्रैक्शन दे देगा। आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से पढ़ लो, अपवर्तन का नियम अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना उसको। साइन स्नेल का लॉ पढ़ लेना, स्नेल का लॉ। मैं बार बार कह रहा हूँ, स्नेल का लॉ अच्छे से पढ़ लेना। अब देखिए 55 पर ये कह रहा है एक आपतित और प्रवर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री। अच्छा, ये तो वही है विजिलिंग पीरियड के लिए, तो 40 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये कह रहा है 56 में देखिए, ये कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण चित्र के अनुसार अपवर्तित होती है तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी। ठीक है, प्रकाश की चाल इनमें से किस में होगी, माध्यम ए में, माध्यम बी में। देखिए जब ये जो नॉर्मल लाइन होती है ये इसकी तरफ झुक रहा है, अगर ये झुक रहा है तो इसका मतलब जो ए है ना वो सघन है। क्या है? सघन है। सुन रहे मेरी बात? और जब ए सघन होता है बच्चों, ठीक है, तो उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है। जितना ज़्यादा वो सघन होगा, इंग्लिश में जितना ज़्यादा वो डेंसर होगा ना, उतनी ज़्यादा लाइट की जो स्पीड है उसमें कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो बी है ना, बी, उसमें जो है लाइट की स्पीड जो है, ठीक है, क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये रेयर है। ठीक है, समझ में आ गई? रेयरर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, विरल में। ये क्या है? विरल। और ये क्या है? सघन है। ठीक है, जब इस तरीके से झुक रहा है तो सघन है। तो जब विरल से सघन की तरफ जाता है तो लाइट ये टूवर्ड्स हो रहा है, तो जो विरल होगा ना उसमें लाइट की स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है। समझ में आ गया? तो ये हमारा बी आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पर देखिए, तो ये तो हो गया बी, मैंने बता दिया आपको। अब 57 को देखिए, ये कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण माध्यम एक्स से वाई में जाती है, ठीक है, तो वह अपने अविलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो निम्नलिखित में तो कौन सा माध्यम सघन होगा? ठीक है, सघन पूछा था। ठीक है, सघन पूछा था। इसने बोला था कि अगर एक्स से, ठीक है, कहाँ जा रही है? वाई की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अगर ये बाहर एक्स है, ये वाई है, ठीक है, तो अगर यहाँ से यह विलंब की ओर हो रही है, ठीक है, विलंब की ओर मुड़ रही है, तो इसका मतलब क्या है? वो सघन है। तो वाई क्या है? सघन है। ठीक है, लेकिन आंसर की में एक्स लिख दिया है। ठीक है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। ओके, आगे देखिए। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए 58 पर। 58 में कह रहा है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की सतह पर अवलंब के समांतर है। देखिए जब वो अवलंब के समांतर होगी तो उसमें जो है ना किसी प्रकार का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। देखो अगर ये दो माध्यम है, एक ये मीडियम है, एक ये मीडियम है, और वो बिल्कुल नॉर्मल के पैरेलल है, तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। जैसे अगर आप पेंसिल लोगे ना, पेंसिल उसको सीधा पानी में डालोगे
तो आपको सीधी दिखाई देगी, लेकिन अगर आप पेंसिल को टेढ़ा डालोगे तो आपको मतलब ऐसे डालोगे तो आपको लगेगा ऐसे मुड़ गई है ना। तो यहाँ पर जो है समांतर है, तो जब समांतर है तो इसलिए कोई पद नहीं होगा, तो सी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसका सी आंसर ये नहीं है। उसके बाद 59 पर आ जाइए। तो 59 में ये बोल रहा है कि दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए और जिसमें प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों से गमन कर रही है। तो देखो अलग अलग मीडियम से, अलग अलग मीडियम में क्या कर रही है, ठीक है, गमन कर रही है ना। तो अब आपसे बोल रहा है कि कौन सी सही है। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है माध्यम एक्स माध्यम वाई से सघन है, इंग्लिश में पढ़ लो। ये कह रहा है मीडियम एक्स जो है ना वो डेंसर है मीडियम वाई से। देख लेते हैं मीडियम एक्स, देखिए मीडियम एक्स देखिए और मीडियम वाई देखिए। देखो ये दूर हट रहा है ना, जब दूर हट रहा है तो इसका मतलब ये वाला क्या कहलाएगा, सघन कहलाएगा। तो ये सही लिखा है। ठीक है, जब ये डियर स्टूडेंट दूर हट रहा है ना ये ऐसे, तो ये डेंसर कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, रेयरर। ये सघन कहलाएगा, ये विरल कहलाएगा। ठीक है, और ये कह रहा है जो वाई है ना वो सबसे रेयरेस्ट है। हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि देखो यहाँ से तो दूर हट रहा है लेकिन जेड वाले में पास आ रहा है, और जिसमें पास आ रहा है तो सघन होता है। तो इसका निर्णय क्या हुआ कि वाई जो है वो ज़्यादा क्या है, विरल है, मतलब रेयरेस्ट है। और मीडियम जेड इज डेंसर देन मीडियम वाई। ये कह रहा है जो मीडियम जेड है वो वाई से जो है ज़्यादा डेंसर है। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, माध्यम जेड माध्यम वाई से सघन है, तो ये भी ठीक है। तो तीनों ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये अब ये कह रहा है मीडियम एक्स एंड जेड आर रियल मीडियम। ये कह रहा है एक्स और जेड नहीं, ये तो सघन है ना, तो ये गलत हो गया। उसके बाद 60 देखिए। देखिए अब 60 क्वेश्चन है, तो 60 उसी के जैसा है तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 61 देखिए। 61 में कह रहा है कि हमें ना लेंस की जो क्षमता है 2 डायोप्टर दे रखी है, तो फोकस दूरी क्या होगी। देखो मैंने आपको बताया था कि ये 2 डायोप्टर दे रखा है यहाँ पे, है ना, और ये कौन सा कॉनकेव है, और कॉनकेव में माइनस का होता है। तो ये तो कट गए बच्चे, ये दोनों अब निकालेंगे कैसे। मैंने कहा था जब भी कोई डायोप्टर वाला क्वेश्चन आया तो पावर और फोकल लेंथ का अपोजिट रिलेशन होता है, बताया था ना मैंने आपको। तो अब आप देखिए फोकस आपको 2 डायोप्टर दे रखी है, तो आपको 1/2 करके 1 से डिवाइड कर देना। तो ना जाने की 0 लगी, पॉइंट लेके 0 आ गई, 2 5 जो 10 आ गया, तो कितना बचा 0, तो 0.5 आ गया। अभी जो 0.5 आया ना ये मीटर में है और यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है। तो 0.5 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आएगा। सिंपल सी बात, 0.5 मतलब आधा मीटर, आधा मीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मैं आप ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। 63 में जो है वो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक का एक गुण नहीं है, विच इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, ठीक है, उसकी अगर हम खाद बात बताएं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो एक मिनट यहाँ पे पहले नंबरिंग देखो 63 है, ठीक है, तो 63 नंबरिंग है, तो यहाँ पर ना ये इन्होंने 61 कैसे कैसे कर दिया। चलो एक मिनट रुको। तो हाँ ये नीचे है, ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो आपको ये याद रखना है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, ठीक है, वो सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं पानी में जो है वो घुल भी जाते हैं और इसमें से करंट भी पास हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, और एक उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो इसमें ना यहाँ लिख दिया कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो ये गलत है। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ओनली इसका जो है सेकंड हो गया, इसका मतलब ए आंसर हो गया। उसके बाद देखिए अब ये है आपकी केस स्टडी के बेस पर है, तो इसको आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको सिर्फ आपको इसके आंसर बता रहा हूँ।
ठीक है, पढ़ लेना क्योंकि इस तरीके का सारे, और मतलब आपको सारी एक्टिविटी पढ़ लेनी है, कौन सा किसका कलर होता है, ठीक है, इसका आइडिया आप ले सकते हैं। ठीक है, और जितने भी सोल्ट है सारे अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो 64 को मैं आंसर जो है सी है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन का सही रंग कौन सा होता है, नीला होता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, उसके बाद 64 हो गया। 65 में बोला है कि जब हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है, तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो कौन से कलर में बदल जाएगा, वाइट में बदल जाएगा। ठीक है, वाइट रंग हो जाएगा ना, क्योंकि पानी निकल जाएगा तो नीला रंग खत्म हो जाएगा, इसलिए। 67 में इसने बोला है कि कुछ लवणों में क्रिस्टल रंगीन होते हैं, क्यों होता है ऐसा, वो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर पानी पाया जाता है। पानी होगा तो रंगीन दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे वो ब्लू दिखाई दे रहे थे। 67 का क्या है, आपका ए है। ठीक है, उपरोक्त प्रयोग में विद्यार्थी को प्रज्ञानली को गर्म करने पर सफ़ेद पदार्थ प्राप्त हुआ। ठीक है, उसने कुछ बूंदे पानी डाली तो कौन सा रंग बनेगा, नीला बन जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। केस स्टडी सेकंड पर आ जाइए। इसने बोला कि पात्र में जो वायवीय भागों में जो वाष्प के रूप में पानी का लॉस हो जाता है, ठीक है, जो लॉस हो जाता है एरियल पार्ट से, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। एक्सपीशन मतलब जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। रेस्पिरेशन जो हम सांस वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको वायवीय अवायवीय बताया था ना मैंने, एरोबिक एनारोबिक, वो आपको पता होना चाहिए। 69 में जो है ये कह रहा है कौन सा वाष्पोत्सर्जन का कार्य नहीं है। ठीक है, तो जल की नीचे की तरफ गति में सहायक, नीचे की तरफ जल में सहायक नहीं करता, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। बाकी सब इसका काम है। ठीक है, 70 का जो है ये कह रहा है कि जो जल लेकर जाता है वो कौन होता है, जाइलम। ठीक है, और ये कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, स्टोमेटा के द्वारा किया जाता है। स्टोमेटा पता है ना, पत्ती में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उससे कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद 72 है। 72 में आपसे बोला गया जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में गमन करेगी, देखो हवा जो रेयर कहलाएगी, जिसके कारण पास पास होते हैं ना वो सघन हो जाता है। ठीक है, हवा जो रेयर विरल कहलाएगी। तो ये कह रहा है ये किस तरह मुड़ेंगे, देखो जब हवा से पानी में जाएंगे तो जब भी कोई चीज़ सघन में जाती है तो टूवर्ड्स हो जाते हैं, अभिलंब की तरह मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट बोला कि वैन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर इट बैंड्स, तो बता दिया मैंने, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, 73 का प्रकाश पढ़ देता हूँ। प्रकाश अपवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था ना, अभी आपको बताया था स्नेल्स का लॉ अच्छे से बताया था मैंने। और स्नेल के लॉ के हिसाब से साइन आई और साइन आर इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसलिए इसको हिंदी में देख लो, जया बोलते हैं साइन को। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेना हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, कांस्टेंट होती है। 74 पर आ जाओ। स्पीड ऑफ लाइट की वैक्यूम में कितनी होती है, इतनी होती है। ठीक है, और ये कह रहा है बेंजीन और जल का ये जो है ना, हमने क्या करा, निरपेक्ष आवर्तनक इन दोनों का इतना इतना है। देखो इस तरह क्वेश्चन, अब बताओ किस में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा है लाइट की स्पीड उतनी कम होगी। ठीक है, अगर मान लो, अगर ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है। ठीक है, किसकी वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, तो 1.5 है और 1.33 है। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी लाइट की स्पीड उतनी ज़्यादा कम होगी उसमें। ठीक है, सुन रहे हो, और जितनी वैल्यू कम होगी लाइट की स्पीड उसमें उतनी ज़्यादा होगी। और जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंस होगा, बताया था ना मैंने। और जितनी वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा वो रेयरर होगा। अगर मैं पूछूँ इन दोनों में से डेंसर कौन है, दोनों में से सघन कौन है, तो आप बोलोगे ये वाला। ठीक है, आप कौन सा बोलोगे, आप ये वाला बोलोगे। ठीक है, और अगर आपसे मैंने बोला कि लाइट की स्पीड किस में ज़्यादा होगी, तो जिसकी वैल्यू कम है उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, तो इसका आंसर वाटर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरा पेपर समझा दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा भी बता दिए, बाकी आप अपनी बुक अच्छे से करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप सबका पेपर जो है बहुत बहुत अच्छा जाए। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।